हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज में। आप देख रहे हैं हॉरर कहानी भूतों की दीवानी। तो दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की हमारी कहानी है, भादों का महीना था। काली अंधेरी रात थी। कभी कभी रुक रुक कर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रुक रुक कर बिजली भी कनक रही थी। रमेश काका अपने घर से दूर घोटे पर मड़ी में लेटे हुए थे। रमेशर काका का घोटा गांव से थोड़ी दूर एक गढ़ी तालाब के किनारे था। गढ़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घासफूस उग आते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी गढ़ी के किनारे आम के लगभग 5 से 7 मोटे मोटे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे, और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत में घूमने या खाद आदि डालने जाता और आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों की डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेश काका की मड़ी में बंधी भैंस को भी डरा रही थी, और भैंस डरी सहमी हुई रमेश काका की खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेश काका अचानक सोए सोए ही हटहट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टसमस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेश काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेश काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ी के दरवाजे पर रखे धुह रहे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भग जाते हैं, पर थोड़ा घासफूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेश काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घासफूस जलने लगी और मड़ी में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेश काका की नजर उनकी खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेश काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा अंजोर प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेश काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेश काका ने दुहरे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाक लगाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर आगे अपनी खाट की ओर नहीं बढ़ रहे थे और ना ही मड़ी के बाहर। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज, भयंकर, डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेश काका अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेश काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ी के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेश काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेश काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेशर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? बताती हूं मैं तुझे। रमेश काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता, क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेश काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस मड़ी में। यह मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहती आ रही हूं, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। यहां तक कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं। अब पता नहीं क्यों रमेश काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे।
उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेश काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है। ओह, तो यह बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौन था? नहीं नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 25 साल हो गए। अब रमेश काका अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12 से 14 साल की थी और उम्र में उनसे 3 से 4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहथार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे उल्हापाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली पर उछलकूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को थकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी लीला समाप्त हो चुकी थी। रमेश काका अभी यही सब सोच रहे थे तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेश काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रमेश काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को अंगवार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेश काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ी में झांक कर देखा तो रमेश काका एक महिला को अंगवार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गढ़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेश काका बलेसरा बहन के साथ मड़ी से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे पर दूर से ही। रमेश काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूं, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूं, पर आज तक भटक रही हूं। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि इस गढ़ी पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति उल्हापाती खेले तो उसे किसी भूत का कोप भोजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने उल्हापाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोए खड़े हो गए। बलेसरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बलेसरा को धक्का दिया था? आप लोगों को अब इंतजार नहीं कराऊंगा। कहानी की दूसरी और अंतिम कड़ी का आनंद उठाइए। आइए आपको बलेसरा के अतीत में ले चलता हूं। पूर्व कहानी से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि बलेसरा का घोटा, उसके पिताजी का घर गांव से बाहर एक गढ़ी तालाब के किनारे था। बलेसरा बचपन में अपना अधिक समय इसी घोटे पर गुजारती थी। बलेसरा अभी 10 से 12 साल की थी, तभी से अपने घर का सारा काम संभाल लिया था। अपने माँ के कामों में हाथ बंटाने के साथ ही साथ खेती बाड़ी का काम और गोबर गोहथार। जाड़े के दिनों में जब सूर्य देव घने कोहरे को चीरकर कपक पाते हुए अपना दर्शन देते थे तो बलेसरा तरई चटाई निकालकर मड़ी के बाहर बिछा देती थी और उसी पर बैठकर घमावन धूप लेती थी और उसकी माँ उसके बालों में कंघी आदि करती थी। अगर इसे गवई भाषा में कहें तो बलेसरा अपने माँ से जू हेरवाती थी। इस तरई पर बैठकर वह अपने माँ से स्वेटर बुनना, डलिया, कुरुई, दौरा आदि बुनना भी सीखती थी।
लोगों की सुने तो बलेसरा बहुत ही गुणी होने के साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी थी। कहा जाता है कि एक भेड़ियार जो लगभग 20 से 22 साल का गबड़ू जवान था, वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर इसी गढ़ी की ओर से निकलता था। वह किस गांव का था इसका पता किसी को भी नहीं था, पर जब भी वह अपनी भेड़ों को लेकर इस गढ़ी की ओर आता था तो 1 से 2 घंटे इसी गढ़ी पर आराम करता था। बार बार इस गढ़ी पर आने के कारण बलेसरा के भैया पिताजी से उसका थोड़ा परिचय भी हो गया था और वह बलेसरा के भैया पिताजी को काका कहकर पुकारता था। बलेसरा के भैया पिताजी उससे 2 से 3 कंबल भी खरीदे थे। सुनने में आता है कि वह बलेसरा के भैया से इन कंबलों का पैसा नहीं लिया था और कहा था कि काका इधर बराबर आता ही हूँ और आपके घर पर पानी वानी पीता हूँ, कभी कभी आपके वहां से सत्तू भुजा आदि भी खाने को मिल जाता है, इसलिए आपसे इन कंबलों का पैसा नहीं लूंगा, पर हाँ अगर आप अब आगे कोई कंबल खरीदेंगे तो जरूर पैसा लूंगा। आपको लग रहा होगा कि इस भूतिया कहानी से इस भेड़िहार का क्या संबंध, और साथ ही यह कहानी तो किसी और दिशा में बढ़ रही है, पर ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यह कि एक दिन उस भेड़िहार ने बलेसरा के भैया पिताजी से कहा कि काका हम आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनते ही बलेसरा के भैया पिताजी दौड़कर मड़ी में से लाठी निकाल लाए और गुस्से में उस भेड़िहार को 2 से 3 लौर जमा दिए और उसे वहां से भागने के लिए कहा, और साथ ही यह भी कहा कि फिर कभी इस गढ़ी पर अपनी सूरत मत दिखाना। इस बात को बीते कई महीने हो गए थे, पर एक दिन अचानक वह भेड़िहार फिर से उस गढ़ी पर प्रकट हुआ। इस बार उसने अपनी भेड़ों को बलेसरा की मड़ी से दूर ही रखा और गढ़ी के दूसरे किनारे पर एक छोटी मड़ी डालकर रहने लगा। बलेसरा के भैया पिताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भेड़िहार प्रतिदिन सुबह में अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता, पर शाम को उसी गढ़ी पर वापस आकर रात बिताता। एक दिन मौका देखकर उसने फिर से बलेसरा के भैया को कहा कि वह बलेसरा का विवाह उससे कर दे, पर बलेसरा के भैया इस बार भी तैयार नहीं हुए और फिर से उसको मारने पर उतारू हो गए, पर वह भेड़िहार डरा नहीं और सिर्फ इतना ही कहकर चला गया कि जैसी आपकी मर्जी। कहा जाता है कि उसी दिन रात को वह भेड़िहार फिर से अपनी भेड़ों के साथ उस गढ़ी पर आया और शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोला। उसने यह तक कहा कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है, पर बलेसरा के भैया ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी और सोचे कि सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के सामने इसे मारकर यहां से भगा दूंगा। सुबह हुई, उस भेड़िहार की भेड़ें उठकर चरने के लिए इधर उधर जाने लगी, पर भेड़िहार का कुछ भी अतापता नहीं था। सूर्यदेव के सिर पर आ जाने के बाद भी वह भेड़िहार अपनी मड़ी से बाहर नहीं निकला। इधर बलेसरा के भैया गांव में जाकर 8 से 10 लोगों को पंचायत करने के लिए इकट्ठा करके उस गढ़ी पर ले आए। जब एक आदमी ने उस भेड़िहार के मड़ी में जाकर उसको हाक लगाई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह आदमी उस सोए भेड़िहार के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर यह क्या, उस भेड़िहार के प्राण पखेरु तो उड़ गए थे। यह बात गांव जवार में आग की तरह फैल गई कि उस भेड़िहार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। खैर यह बात आई गई हो गई। इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक दिन जब बलेसरा गांव के ही कुछ बकरी गाय आदि के चरवाहों के साथ ओल्हा पाती खेल रही थी तो वही डाल टूट गई जिस पर वह बैठी थी और उसकी भी लीला समाप्त हो गई। गांव के लोगों को यह मात्र एक दुर्घटना लगी थी और उनको लगा था कि पेड़ से गिरकर बलेसरा की मौत हो गई। उसको उसी गढ़ी पर एक कोने में दफना दिया गया क्योंकि उसके घर वालों को लगा था कि बलेसरा अभी 11 से 12 साल की बच्ची ही तो है। पर आज जब बलेसरा ने बताया कि उसे ओल्हा पाती खेलते समय किसी ने धक्का दिया था और वह धक्का देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं वही भेड़िहार था। बलेसरा ने सुबकते हुए आगे कहा कि जब से वह भेड़िहार मरा उसके लगभग 1 महीने बाद से ही उसे लगने लगा था कि कोई साया उसका पीछा कर रही है, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह कहीं भी जाती थी तो उसे आभास होता था कि कहीं कोई तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूं। बलेसरा ने बताया कि एक दिन वह मड़ी में अकेले थी। उस दिन उसके माता पिता गन्ना छिलने गन्ने के खेत में गए थे और बलेसरा मड़ी में खाना बना रही थी। तभी वह भेड़िहार प्रकट हुआ और बलेसरा कुछ समझे इसके पहले ही फूट फूट कर रोने लगा। बलेसरा की तो चिख निकल गई, पर उस भेड़िहार ने उसे न डरने के लिए कहा और कहा कि वह उससे शादी कर ले, पर बलेसरा ने मना कर दिया।
इसके बाद वह भेड़िहार गायब हो गया और इस घटना के 4 से 5 दिन बाद ही उसने बलेसरा को पेड़ से धक्का देकर मार डाला। बलेसरा आगे रो रो कर कहने लगी कि उस भेड़िहार ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मैं उसकी गुलाम हूं, वह जो बोलता है वह मुझे करना पड़ता है और कभी कभी वह कोई गलती करने पर हमें मारता भी है। उसने आगे कहा कि इस भूतिया दुनिया में जो सबसे ताकतवर है उसकी ही चलती है, यहाँ भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर हावी है। उसने कहा कि कभी कभी उस भेड़िहार के कई सारे दोस्त मिलकर मुझे मारते हैं और हमेशा सताते रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं, हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उसने यहां तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है, हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है, जब जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती है। उसने कहा कि हम भूत भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे भूत भी हैं, वे किसी का नुकसान नहीं करते, अपने ही धुन में रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेत में भी हर जातियों के भूत हैं, कोई मुसलमान तो कोई हिंदू तो कोई और हम लोग विशेषकर अपनी जाति के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जलाकर राख कर देगी। इसके बाद बलेसरा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वहां खड़े लोगों से गुहार लगाई कि मैं इस घड़ी पर रहते हुए भूत प्रेतों से इस गांव की रक्षा करने की भी कोशिश करती हूं। आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी और उस भेड़िहार का अत्याचार सहती रहूंगी। उसकी बात सुनकर गांव के पंडित जी आगे आए और बोले कि बेटी, आज ही तेरा उद्धार करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे और उसे इस भूतिया दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेतात्मा से मुक्ति दिला देंगे। इसके बाद बलेसरा अचानक गायब हो गई और पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगाए और दूसरे दिन सुबह कुछ पूजा पाठ किए। कहा जाता है कि अब बलेसरा को मुक्ति मिल गई है। कैसी लगी आपको यह काल्पनिक भूतिया कहानी?